Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चे अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 1 का क्या नाम था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया. ये दो चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. आज हम लोग करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर. तो नाम से ही समझ में आ रहा है इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे कि भाई हमारा ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये हमारी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, क्या रुकावटें हैं, गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे. प्लस ये एक वन शॉट वीडियो है. इस एक वीडियो के अंदर मैं ये पूरा थर्ड चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. काफी डिटेल के अंदर हम लोग ये चैप्टर तैयार करेंगे. तो देखो सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रोल है. तो देखो हम सबको पता है एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हमारे घर का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है तो मोस्टली हम लोग एक्सपेंडिचर किस पे करते हैं? खाने पीने के आइटम्स पर, ग्रोसरी आइटम्स पर, वीट पर, राइस पर, बाजरा पर और भी जितने भी खाने पीने के आइटम्स है. और ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलती हैं. तो समझ में आता है भाई अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं होता तो हम लोग हमारा पेट कैसे भरते. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर. अब चलो गारमेंट्स के इंडस्ट्री पर, फैब्रिक बनाना है, ड्रेसेस बनानी है तो उसके लिए भी तो कॉटन चाहिए, उसके लिए भी जूट चाहिए, उसके लिए भी सिल्क चाहिए. और ये सारी चीजें भी हमें कहां से मिलती हैं? हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलती हैं. शुगर मिल्स की अगर हम बात करें तो भाई शुगर बनाने के लिए क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए. अगेन वो शुगर केन भी हमें कहां से मिलता है? हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलता है. तो समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये हमारी कंट्री की बैकबोन है. अगर ये ना हो तो हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती. ना हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर चलेगा, ना हमारा टर्शरी सेक्टर चलेगा. हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है. ये बैकबोन है, ये एक बेसिक चीज है हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर. वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. देखो जीडीपी आप सबको पता है क्या होता है. हमारी कंट्री के अंदर तीन सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. तीनों सेक्टर्स ने जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करा है उनकी वैल्यू को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो एग्रीकल्चर का एक मेन कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के जीडीपी के अंदर. हालांकि उतना तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट नहीं करता जितना सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है. स्टिल एग्रीकल्चर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है कंट्री के जीडीपी के अंदर. और जीडीपी तो आपको पता ही है किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी कंट्री कितनी डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है इसका पता कैसे चलता है? उस कंट्री का जीडीपी कितना है. जीडीपी ज्यादा है मतलब कंट्री डेवलप्ड है, जीडीपी कम है मतलब कंट्री डेवलप्ड नहीं है. तो एग्रीकल्चर का एक मेन एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के जीडीपी के अंदर. सेकंड इंपॉर्टेंस है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. अच्छा वेज गुड्स क्या होते हैं? देखो जो नेसेसिटी वाले आइटम्स होते हैं जो हम लोग खाने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, पल्सेस, मेज, कॉर्न, बाजरा, ये सारी चीजों को बोला जाता है वेज गुड्स. जो खाने पीने के जो नेसेसिटी वाले आइटम्स है, पल्सेस वगैरह, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? वेज गुड्स के अंदर आती हैं. और ये वेज गुड्स हमें कहां से मिलते हैं? अगेन हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से. तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये अराउंड 121 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन को वेज गुड्स की सप्लाई कर रहा है. अगर ये एग्रीकल्चरल सेक्टर ना होता तो ये वेज गुड्स हमें कहां से मिलते? राइस, वीट, बाजरा, ये सब चीजें हमें कहां से मिलती? पेट कैसे भरते? तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमें वेज गुड सप्लाई कर रहा है. ये इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस. थर्ड इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. भाई इंडिया की 50% से जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर पर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इंडिया की 50% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है. रीजन क्या है? हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहां रहती है? रूरल एरियाज के अंदर रहती है. रूरल एरियाज के अंदर मेन लोग क्या काम करते हैं? फार्मिंग का काम करते हैं. तो एग्रीकल्चर क्या है? एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है हमारे लिए. एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का. हमारी मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर.
फोर्थ इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल कैसे, गारमेंट्स की अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो भाई फैब्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, सिल्क चाहिए। ये सारी चीजें कहां से आती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से आती हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है, गारमेंट्स की इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। आती है बातें समझ में। ऑयल इंडस्ट्रीज की बात करो, मस्टर्ड ऑयल बनाना है, कोकोनट ऑयल बनाना है, तो ये सारे ऑयल्स बनाने के लिए ऑयल सीड्स की जरूरत पड़ेगी। भाई अगर मस्टर्ड ऑयल बनाना है तो मस्टर्ड सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, सरसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर कोकोनट ऑयल बनाना है तो कोकोनट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये सारी चीजें कहां से आती हैं, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इस इंडस्ट्री को भी एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। अगर हम शुगर मिल्स की बात करें, शुगर बनानी है तो शुगर बनाने के लिए शुगर केन चाहिए। अगेन शुगर केन कहां से आएगा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर ना होता तो उन्हें रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता, सेकेंडरी सेक्टर कैसे चलता, हमारा सेकेंडरी सेक्टर की तो ग्रोथ वहीं रुक जाती। फिफ्थ है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है भाई, सेकेंडरी सेक्टर ने अब गुड्स बना दिए उस रॉ मटेरियल की हेल्प से, तो वहां पर जो गुड्स बने हैं, वहां पर जो मशीनरी बनी है, जो हार्वेस्टर्स बने हैं, जो थ्रेशर्स बने हैं, ये सारी की सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम आती है या नहीं आती। प्रोडक्शन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं, हार्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, थ्रेशर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे इरिगेशन के लिए भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड का एक सोर्स है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के गुड्स की डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंडिया अपने बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। हम लोग ऐसा ही नहीं कि हमारी सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करते हैं। इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के जो मसालों का टेस्ट है वो वर्ल्ड की शायद ही किसी कंट्री के स्पाइसेस के अंदर होगा। तो हम लोग हमारे स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग कैशूज को एक्सपोर्ट करते हैं, काजू को, कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं, टी एक्सपोर्ट करते हैं, जूट एक्सपोर्ट करते हैं, सिल्क एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम का, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जब भी हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास में क्या आती है, फॉरेन करेंसी आती है। उस फॉरेन करेंसी से हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस आइटम्स परचेज करते हैं दूसरे देशों से जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वही इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, अब ऐसा ही नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ही हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारी डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर भी हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज हम लोग जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, हमारे घर में हम लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं, मेजर एक्सपेंडिचर हम लोग किस पर करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स पर करते हैं, खाने पीने की चीजों पर करते हैं। और वो सारी चीजें कहां से आती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से आती हैं। तो वही एग्रीकल्चर सेक्टर का इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों के अंदर ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। एट सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। भाई जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तैयार हुआ है, जो वीट, राइस, बाजरा, जूट, कॉटन, जो इतनी सारी चीजें तैयार हुई हैं, ये कस्टमर्स तक कैसे पहुंचती हैं, हम लोगों तक कैसे पहुंचती हैं, रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, वो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की भी डिमांड का एक सोर्स है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए रोडवेज, रेलवेज से जितने भी साधन है उन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू आवर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एज वेल। नाइन्थ इज वेल्थ टू द नेशन। देखो वेल्थ का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने असेट्स हैं, प्रॉपर्टी को बोला जाता है वेल्थ। और आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लैंड होती है। और हमारी कंट्री का जो सबसे ज्यादा लैंड है वो कौन से सेक्टर के पास में है, एग्रीकल्चर सेक्टर के पास में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के पास में हमारी मोस्ट ऑफ द वेल्थ इकट्ठी है। इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पैसा भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। वो भी कौन से सेक्टर के अंदर लगा रखा है, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा रखा है इन अ फॉर्म ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो वही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के पास में हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा वेल्थ इकट्ठी है। सो दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम इन द इंडियन इकोनॉमी।
आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि हमारा ये जो इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम है इसके क्या फीचर्स है। तो देखो अभी आप जितने भी यहाँ पर फीचर्स पढ़ोगे वो सारे के सारे फीचर्स आपको बताएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। एक बैकवर्ड इकोनॉमी है, हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसा है, बैकवर्ड है, स्टेगनेंट है, इसके अंदर ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी। तो फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन बहुत कम है। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं। ऐसे फार्मर्स एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते। ऐसे फार्मर्स के पास में कुछ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है, वो टोटली रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। बारिश होती है तो अच्छा प्रोडक्शन होता है, बारिश नहीं होती तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। तो वह ये प्रोडक्शन कम है, और जब उसी प्रोडक्शन को हम लोग पर हेक्टर ऑफ लैंड से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, हेक्टर ऑफ लैंड से डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। रीजन मैंने आपको बता दिया, मशीन्स का यूज कम कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कम करते हैं। स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली सेल भी नहीं कर सकते, उन्हें बार्गेनिंग करने में प्रॉब्लम आती है, उन्हें इजीली क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, उनके लिए लोन की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। सेकेंड इज एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है, इस पर फार्मिंग करने के लिए 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 4 पर्संस की रिक्वायरमेंट है इस पे फार्मिंग करने के लिए। बट इंडिया के अंदर तो फैमिली सिस्टम चलता है। इस खेत पर फैमिली के 8 लोग काम करें। कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 पर्संस काम कर रहे हैं। भाई रिक्वायरमेंट 4 लोगों की है, काम 8 लोग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं वो प्रोडक्शन के अंदर कोई अपना कोई ऐसा कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। 4 लोगों का काम है, 4 लोग कर लेंगे, बाकी जो 4 हैं वो ऐसा कुछ जीडीपी के अंदर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहे अपना। तो देखने में तो लगेगा आसपास वाले लोगों को कि ये 8 के 8 एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली सिर्फ 4 ही एम्प्लॉयड हैं। जो बाकी के 4 हैं वो कंट्रीब्यूट तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, उनसे कुछ प्रोडक्शन के अंदर तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, की देखने में लग रहा है कि हाँ भाई सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली जो 4 हैं वो प्रोडक्शन के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो इसे या तो हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या फिर इसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड फीचर इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये अभी मैंने आपको बता दिया, हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स ज्यादा है जो परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन यूज नहीं करते। आज भी वो परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो टोटली रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो अच्छा प्रोडक्शन हो गया, किसी साल बारिश नहीं हो पाई तो वो प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाएंगे। तो वह ये जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो अनसर्टेन है, कभी अच्छी हो जाती है कभी नहीं हो पाती है, टोटली रेनफॉल पर हम लोग डिपेंडेंट हैं। फोर्थ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, तो देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। जब फार्मर फार्मिंग करके उसने जितना भी कुछ प्रोड्यूस करा है, व्हीट राइस जो भी उसने प्रोड्यूस करा है, उसे वो मार्केट में सेल नहीं करता बल्कि उसे सेल्फ कंज्यूम कर लेता है, उससे अपनी फैमिली का पेट भरता है, उसको वो अपने घर के काम में ले लेता है। भाई उस व्हीट राइस को अपने घर के काम में लेता है खुद खाना बनाने के लिए, उसे बोला जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कि भाई फार्मिंग करी, जो भी प्रोड्यूस करा उससे अपनी फैमिली का पेट भर दिया, सब लोगों ने खा लिया, उसे मार्केट में वो सेल नहीं कर रहा है, इसे क्या कहेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। की बस अपनी फैमिली के लिए वो फार्मिंग कर रहा है, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। वहीं जब वो प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करे, उससे अर्न करे, उसे एक बिजनेस बना ले कि भाई अर्न करके कैश अर्न कर रहा है, उसे अपना बिजनेस बना लिया, उसे बोला जाता है कमर्शियल फार्मिंग। बट इंडिया के अंदर क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इंडिया के अंदर फार्मिंग को आज भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उस क्रॉप्स को वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले लेते हैं, उन क्रॉप्स को वो मार्केट में सेल नहीं करते। तो इंडिया के अंदर सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा है, कमर्शियल फार्मिंग एज सच नहीं है। फिफ्थ इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। भाई आज भी हम लोग वो मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं कर रहे। वही ये जो HYV सीड्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये जितनी भी चीजें हैं जो मॉडर्न इनपुट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये एक्सपेंसिव होती है, स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स इन्हें यूज नहीं कर पाते। तो वही है, हम लोग मॉडर्न इनपुट्स को कम यूज करें, इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन भी हम लोग यूज नहीं करें, हम लोग रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, तो ये भी एक रीजन है कि हमारी प्रोडक्टिविटी लो है।
सिक्स्थ इज स्मॉल होल्डिंग्स। देखो फार्मर्स की जो होल्डिंग्स है, फार्मर्स के जो लैंड है, मैंने बताया स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स ज्यादा हैं, तो उनके पास में बड़े बड़े लैंड नहीं होते, उनके पास में छोटे छोटे से लैंड है। और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो स्कैटर्ड होल्डिंग, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर का एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है छोटा सा, इसी का एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है, और इसी फार्मर का एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है। तो भाई छोटे छोटे से टुकड़ों के अंदर लैंड होते हैं, तो छोटे छोटे लैंड्स पर ये लोग मशीन्स भी नहीं चला सकते। ट्रैक्टर लेकर आएगा तो ट्रैक्टर को घुमाएगा कैसे, छोटा सा लैंड है, प्लस 3 अलग अलग जगह पर ये लैंड है, तो तीनों के लिए अलग इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। एट ए टाइम वो तीनों लैंड्स पर काम भी नहीं कर सकता, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। वहीं अगर सोचो ऐसा होता है ये तीनों पीस ऑफ लैंड एक साथ होते, ये तीनों पीस ऑफ लैंड एक साथ होते, तो यहाँ पर वो अपने ट्रैक्टर्स भी आसानी से चला सकता था, मैकेनाइज्ड कर सकता था, उसे मैनेज करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ लगा देता, तीनों फार्म्स का काम हो जाता। बट इंडिया के अंदर स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स ज्यादा है, तो जो लैंड के साइज है वो कैसे हैं, स्मॉल है, टुकड़ों के अंदर है, छोटे छोटे से लैंड्स हैं, वो भी अलग अलग जगह पर फार्मर्स को अलॉटेड हैं। सेवेंथ इज लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। देखो आपको पता है, मैंने पहले भी को एक्सप्लेन करा है, एक होते हैं जमींदार। कौन होते हैं? जमींदार, जिन्हें बोला जाता है लैंड लॉर्ड्स। ये वो बड़े बड़े पैसे वाले फार्मर्स हैं जिनके पास में बड़े बड़े लैंड हैं, बड़े बड़े लैंड हैं। और एक होते हैं टेनेंट्स। कौन होते हैं? टेनेंट्स, इन्हें टिलर्स ऑफ द सॉइल भी कहते हैं। ये बेचारे वो फार्मर्स हैं जिनके पास में खुद का लैंड नहीं होता है, बेचारे लैंडलेस फार्मर्स हैं। अब ये लैंडलेस फार्मर्स क्या करते हैं? जमींदार के खेतों पर जाके काम करते हैं, यहाँ पर जाके काम करते हैं। जमींदार खुद तो फार्मिंग करते नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके खेतों पे बेचारे लैंडलेस फार्मर्स, ये जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है, जाके काम करते हैं। और बदले में इन्हें रेंट भी देना पड़ता है। जो टेनेंट्स है ये जमींदार को रेंट भी देते हैं इनका खेत यूज करने के लिए। तो वही है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जो जमींदार हैं ये टेनेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इनके पास में इतना पैसा नहीं बचता कि ये खुद के लिए कोई नया लैंड खरीद सके, खुद के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयां चलती रहती है। जमींदार डे बाय डे पैसे वाले होते जा रहे हैं, डे बाय डे रिच होते जा रहे हैं। बेचारे टेनेंट्स ऑफ द सॉइल इनके लैंड पर काम करते हैं, इनको हैवी रेंट पे करते हैं, ये खुद का लैंड नहीं खरीद पाते, ये कर्जा चुकाते रहते हैं हमेशा अपना। तो ये डे बाय डे और पुअर होते जा रहे हैं। तो वो ये लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में लड़ाइयां, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। लास्ट इज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अगेन वही छोटे फार्मर्स ज्यादा है, वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बुल से वो जो है फार्मिंग कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, ऐसे बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज नहीं कर पाते अपनी फार्मिंग के लिए। तो ये क्या हो गए फीचर्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या रुकावटें हैं। तो देखो फर्स्ट इज लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। ये अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन कम है। रीजन वही है कि हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स ज्यादा हैं, पैसे वाले फार्मर्स कम हैं। तो वो जो स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स हैं वो आज भी रेनफॉल पर डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्शन के लिए। किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो भाई अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है, किसी साल अगर रेनफॉल अच्छी नहीं है तो वही पूरा प्रोडक्शन है। तो लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन कम है। अगर ये परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन होते तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बहुत अच्छी होती। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि हमारे पास में कुछ अच्छे परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है। सेकेंड इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। देखो फार्मर को फार्मिंग करता है तो पहले वो सीड्स को सो करता है, बीज बोता है, बीज बो दिए, अब वो हार्वेस्टिंग करेगा, कब जाके फसल तैयार होगी, कब जाके क्रॉप्स रेडी होंगी, फिर उन्हें वो कट करेगा, हार्वेस्टिंग होगी। तो सोइंग ऑफ सीड्स और हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स के बीच में बहुत ही लंबा टाइम गैप आता है, और इस टाइम के अंदर फार्मर को भी फाइनेंस की जरूरत होती है, उसे भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। भाई उसे फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, उसे मैन्योर्स खरीदने हैं, उसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजों के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और इन बेचारे फार्मर्स के पास में उतना पैसा नहीं होता, और गांव के अंदर उतने ज्यादा बैंक्स नहीं है, उतने ज्यादा इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है कि कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हों जहां पर फार्मर्स जाके लोन ले सके, क्रेडिट ले सके। इवन अगर है भी तो वहां पर फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है कि फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें समझ में नहीं आती भाई इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज। तो वही ये फाइनेंस की कमी है बहुत ज्यादा। अब ये जो फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, ये फाइनेंस के लिए, ये मनी के लिए कहां पर जाते हैं? मनी लैंडर्स के पास में, जो बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास में खुद के बड़े बड़े लैंड है। और ये जो जमींदार हैं ये फार्मर्स से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इन्हें लोन तो देते हैं, क्रेडिट तो देते हैं, बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं। फिर वही ये फार्मर की जिंदगी
अपना प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने में निकल जाएगी, इंटरेस्ट चुकाने में निकल जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन भी वही करेगी, जो पुराना लोन ले रखा था उसको रिटर्न करेगी, उस पर इंटरेस्ट रिटर्न करेगी। तो वही ये लोग पॉवर्टी के अंदर चलते रहते हैं। ये जो डेब्ट वाला साइकिल है, उधार वाला साइकिल है, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, कि स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स के पास में फाइनेंस की कमी है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फॉर एग्जांपल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, ये कम है। इन्हें फाइनेंस के लिए मनी लैंडर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और वो मनी लैंडर्स क्या करते हैं? इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। थर्ड इज कन्वेंशनल आउटलुक। वही है, फार्मिंग के टूवर्ड्स जो आउटलुक है वो कैसा है? कन्वेंशनल है। आज भी जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग को क्या समझते हैं कि भाई सब्सिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा है, कमर्शियल फार्मिंग कम है। वो फार्मिंग करके जो प्रोड्यूस करते हैं उसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले लेते हैं, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, खुद घर के काम में यूज लेते हैं। दिमाग में ही नहीं आता उनके कि हाँ भाई इसे भी हम एज अ बिजनेस ट्रीट कर सकते हैं, ये जो हमने प्रोड्यूस करा है इसे भी मार्केट के अंदर सेल करके बिजनेस करा जा सकता है, इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो फार्मिंग के टूवर्ड्स जो उनका आउटलुक है वो वही कन्वेंशनल है, पुराना वाला आउटलुक ही है कि फार्मिंग सब्सिस्टेंस के लिए होती है, भाई खेती बाड़ी करो, जो भी प्रोड्यूस करा है उसे घर पर लेकर जाओ, घर पर बना लो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में लो, इससे शायद बिजनेस नहीं हो सकता। तो वो फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते, फार्मिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते। फोर्थ है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। ये अभी पीछे भी मैंने बताया था, जो छोटे छोटे से फार्मर्स हैं उनके पास में जो लैंड है वो छोटे छोटे से लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है। तो एक तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, लैंड क्या है? छोटे छोटे हैं। जब लैंड छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे, तो इसमें मशीन्स भी आसानी से नहीं चला सकते, ट्रैक्टर्स नहीं चला पाओगे आप, हार्वेस्टर्स नहीं चला पाओगे, तो वही आप मैकेनाइज्ड नहीं कर पाओगे। जब तक आप मशीन्स का यूज नहीं करोगे कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी लो ही रहेगी। और स्कैटर्ड ऑल है, स्कैटर्ड का मतलब कि एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, तो भाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि तीनों के लिए इरिगेशन के लिए कुछ अलग अलग से यूज करना पड़ेगा, तीनों पर अलग अलग बंदों को भेजना पड़ेगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो वही ये कॉस्ट भी ज्यादा आती है। वहीं अगर ये एक साथ होते तीनों पीस ऑफ लैंड तो इसके लिए बहुत कन्वीनियंट होता, ये आराम से इस पर मशीन्स भी चला सकता था, एक ही इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम लगा देता। तो वही ये फार्मर्स के पास में जो पीस ऑफ लैंड है, एक तो वो छोटे छोटे हैं, ऊपर से वो स्कैटर्ड है, टुकड़ों के अंदर है, अलग अलग जगह पर है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो मैकेनाइजेशन नहीं कर सकता फार्मिंग का। फिफ्थ इज एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। ये मैंने बता ही दिया अभी पीछे, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला होता है कि यहाँ पर जमींदारी सिस्टम कहते हैं अबॉलिश हो गया, जमींदारी सिस्टम खत्म हो चुका है, बट प्रैक्टिकली स्टिल एग्जिस्ट करता है। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उन लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर जो बेचारे लैंडलेस फार्मर्स हैं वो काम करते हैं। जो बेचारा टेनेंट है, ये जो लैंडलेस फार्मर है, ये जमींदार के खेत पे काम करता है और बदले में इसे इसको रेंट भी देना पड़ता है। तो वही ये जमींदार इनसे हाई रेट ऑफ रेंट चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते हैं। तो वही ये टेनेंट्स का धीरे धीरे और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है। बेचारे टेनेंट्स जो हैं वो रेंट ही पे करते रहते हैं, इनके पास में इतना सरप्लस बचता ही नहीं है कि ये खुद के लिए और इन्वेस्टमेंट कर सके, खुद के लिए खुद का पीस ऑफ लैंड खरीद सके। और जमींदार डे बाय डे पैसे वाले होते जा रहे हैं। तो वही है कि जमींदार जो हैं, जो लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं आजकल, क्योंकि जमींदारी सिस्टम तो कहते हैं अबॉलिश हो गया, बट प्रैक्टिकली चलता है, तो जमींदार ना बोल के आप इसे लैंडलॉर्ड्स बोलना। ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये टेनेंट्स का क्या करते हैं? एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो हमारा जो एग्रेरियन रिलेशंस है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, बर्बाद करने वाला है। एंड लास्ट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। भाई ये जो फार्मर्स हैं ये अपने प्रोड्यूस को इजीली मार्केट में बेच नहीं पाते, इनके लिए जो मार्केटिंग सिस्टम है अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए वो इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इतना ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं है। ये फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते टाइम बार्गेन नहीं करवा पाते, इन्हें कम प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है। एक तो इनके लिए प्रॉपर मार्केट ही नहीं है, इन्होंने जो प्रोड्यूस करा इससे अपनी फैमिली का पेट भरेंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में लेंगे, थोड़ा बहुत जो बचता है उसे लोकल मार्केट में ही ये बेच पाते हैं, क्योंकि इनके लिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है जहां पर जाके अपने प्रोड्यूस को बेच सके, उसके लिए इन्हें एक अच्छा प्राइस मिल सके, तो वही ये कम प्राइस पर इन्हें अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है। तो ये हमेशा वही बैकवर्ड रह जाते हैं। और ये सारे रीजन हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आज भी जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, उसके अंदर इतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी अदर नेशंस के अंदर हो गई है। तो ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंस डिस्कस करी, देन फीचर्स, देन प्रॉब्लम्स।
अब आ जाते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स पर, और ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म मेजर्स। तो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई, और इन्हीं रिफॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो नाम याद रखना है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स या फिर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो देखो जो गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स लेकर आई, गवर्नमेंट जो ये चेंजेस लेकर आई, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चेंज करी, जो गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप्स लिए, इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म्स, कौन से मेरे साथ याद कर लो, टेक्निकल रिफॉर्म्स। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड थर्ड इज जनरल रिफॉर्म्स। देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का दूसरा नाम है लैंड रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं इन्हें, लैंड रिफॉर्म्स, याद रखना है। ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स है क्या नाम है इसका, फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का दूसरा नाम है लैंड रिफॉर्म्स, एंड थर्ड इज जनरल रिफॉर्म्स। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स को न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिए। फर्स्ट इज यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स जानते हो आप, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो फर्स्ट क्या करा गवर्नमेंट ने, HYV सीड्स का यूज इंक्रीज करा। HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और सच में इन HYV सीड्स को यूज करने की वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई थी कि इसे एक स्पेशल नाम दे दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला गया इसे, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या समझे, HYV सीड्स को यूज करने के बाद में प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हुई कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। और जो सबसे ज्यादा अच्छा जो चेंज देखने को मिला था वो देखने को मिला था हमारे वीट और राइस के अंदर, कि वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी तो कमाल की इंक्रीज हुई थी। तो ये याद रखना है हमेशा कि HYV सीड्स को यूज करने की वजह से प्रोडक्टिविटी में इतना अच्छा खासा चेंज देखने को मिला था कि एक से स्पेशल नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकंड इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इंक्रीज कराया गया ताकि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो ये बस याद करने की चीजें कि HYV सीड्स का यूज इंक्रीज करा गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जो क्रॉप्स के अंदर इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, वो पूरी की पूरी फसल को खराब कर देते हैं, तो उनके लिए दवाइयां डाली गई, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, ताकि क्रॉप्स के अंदर डिजीज ना हो, क्रॉप्स के अंदर कुछ बीमारी ना हो, क्रॉप्स खराब ना हो इन इंसेक्ट्स और पेस्ट की वजह से। फोर्थ है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब भाई फार्मिंग को कन्वेंशनल तरीके से मत देखो, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई। इसके अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले चेक करो कि भाई इस सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाएगी। देखो हर किसी सॉइल के अंदर आप हर कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, सबसे पहले चेक करो कि भाई इस सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये सोच लिया। फिर ये देखो कि भाई सॉइल को और ज्यादा कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, सॉइल को प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फिर आपने बीज बोए, फिर आप उसके अंदर कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स डालोगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे। तो साइंटिफिक तरीके से जब फार्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एनकरेज किया गया ताकि उसकी वजह से प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुआ। और सोइंग ऑफ सीड्स और हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स के बीच में पहले एक बहुत ही लंबा टाइम गैप आ जाता था। कहीं कहीं इसकी वजह से ये जो टाइम गैप है, बीज बोने से जो फसल काटते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है, ये टाइम भी काफी हद तक डिक्रीज हुआ। इसकी वजह से फार्मर अब जो साल में एक क्रॉप ग्रो करता था, अब वो साल के अंदर 2 क्रॉप्स भी ग्रो करने लगा। तो वही साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ने हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा। लास्ट इज मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, कि फार्मिंग के लिए जो मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन यूज किए जाने लगे। फॉर एग्जांपल फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर्स का यूज होने लगा, वो बुल्स वगैरह की बजाय ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स इनका यूज होने लगा। इरिगेशन के लिए कुछ नई चीजें आई। तो ये सारे क्या थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स थे। टेक्निकल मतलब हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज करा था जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। याद कर लो साथ साथ में HYV सीड्स का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स से याद आएगा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, मशीनों का यूज होने लगा। और सारी चीजों को सोच समझ के करना, साइंटिफिकली करना, कि सॉइल को प्रिपेयर करना, देखना कि सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जा सकती हैं। इन सब चीजों का यूज करने को बोलते हैं साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस। तो ये हो गए हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का दूसरा नाम है लैंड रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं इसे? लैंड रिफॉर्म्स। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कि भाई जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। पहले जमींदार का सिस्टम चलता था कि भाई एक तो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक थे जमींदार, ये वो लोग हैं जिनके पास में बड़े बड़े लैंड हैं, और ये है बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल। जमींदार वो थे जिनके पास में बड़े बड़े लैंड होते हैं, बड़े लैंड, और ये बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल, बेचारे लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास में खुद का लैंड नहीं है, ये जमींदार के खेतों पर जाके काम करते थे, और बदले में टिलर्स ऑफ द सॉइल को जमींदार को क्या देना पड़ता था? रेंट भी देना पड़ता था। अब जमींदार इनसे हाई रेट ऑफ रेंट चार्ज करते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है, तुम चाहो तो टिलर्स ऑफ द सॉइल को कितना भी एक्सप्लॉइट करो, इनका कितना भी नुकसान करो, इन्हें कितना भी बर्बाद करो, हमें तो इस रेंट से मतलब है, तुम इनसे रेंट कलेक्ट करो और लाके हमें दो। हाँ, बदले में इनको इनका हिस्सा मिल जाया करता था। तो वही ये जमींदार टिलर्स ऑफ द सॉइल को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, इनसे रेंट लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया ताकि टिलर्स ऑफ द सॉइल की कंडीशन इंप्रूव हो सके, क्योंकि जमींदार टिलर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या आया? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये जो बीच में इंटरमीडियरी था ना, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े फार्मर्स, इन्हें खत्म कर दिया गया। सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ रेंट। क्या? रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब है ये जो जमींदार टिलर्स ऑफ द सॉइल से रेंट चार्ज करते थे, जमींदार नहीं है, आज भी लैंडलॉर्ड्स तो हैं, बड़े बड़े खेतों के मालिक तो हैं, आज भी उन लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर कौन काम करते हैं? यही बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल काम करते हैं, बेचारे टेनेंट्स। तो एक रिफॉर्म आया कि भाई आप टिलर्स ऑफ द सॉइल से जो रेंट चार्ज कर रहे हो ना अपने खेतों पे काम करने का, वो जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन करा है, उसकी जो भी वैल्यू है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या समझे? कि भाई आप टिलर्स ऑफ द सॉइल से जो रेंट चार्ज कर रहे हो, वो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना उस लैंड पर, उस प्रोडक्शन की वैल्यू के 1/3 ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ 9000 का, प्रोडक्शन कितना हुआ? 9000 का वैल्यू है जितना भी प्रोडक्शन करा उसका, तो इसका 1/3 कितना होगा? 9000 का 1/3 हो गया 3000। तो आप जो टिलर्स ऑफ द सॉइल से रेंट चार्ज करोगे वो 3000 से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। रेंट पर रेगुलेशन लगाया ताकि टिलर्स ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कहीं ना कहीं इनकी भी ग्रोथ हो सके, इनका भी डेवलपमेंट हो सके। थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जिन बेचारे छोटे छोटे फार्मर्स के पास में ऐसा था कि एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, जिनके पास में स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग्स थी, उन्हें एक सिंगल लैंड अलॉट किया गया उन तीनों की जगह कि भाई इन दोनों की बजाय गवर्नमेंट ने इसे 2 लैंड यहाँ पर इसके पास में दे दिए। तो यहाँ पर फार्मर को क्या मिल गए? एक इकट्ठा लैंड मिल गया। कंसोलिडेशन मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। तो उन स्कैटर्ड होल्डिंग्स को गवर्नमेंट ने लिया, उनकी बजाय फार्मर्स को पास में ही लैंड प्रोवाइड कर दिया ताकि वो अब इन पर आसानी से मशीन्स भी चला सकता है, इन पर आसानी से प्रोडक्शन कर सकता है, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो लैंड होल्डिंग्स का क्या हुआ? कंसोलिडेशन। फोर्थ इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। देखो सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट। ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इनके पास में बहुत अनाप शनाप प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी बड़ी सी यहाँ पड़ी है, कोई फार्म हाउस वहां पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इतना ही लैंड रख सकते हो, आप इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकते अपने पास में। अगर आपके पास में इससे ज्यादा लैंड है, अगर इसके पास में इससे ज्यादा लैंड है, तो गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा लैंड इनसे ले लेगी, और ये लैंड किसको दे देगी? बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल को, बेचारे लैंडलेस फार्मर्स को, क्योंकि इनके पास तो लैंड है ही नहीं और इनके पास में एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो वही गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी कि भाई आप इतना ही लैंड अपने पास में रख सकते हो, इससे ज्यादा अगर आपके पास में है तो गवर्नमेंट उसे ले लेगी, सील कर लेगी और किसे दे देगी? लैंडलेस फार्मर्स को। फिफ्थ इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज करा गया। अब क्या करते थे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश हो गई थी। बहुत सारे फार्मर्स मिलके, जो छोटे छोटे से फार्मर थे, स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, ये इकट्ठे होकर अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लेते हैं। अब इकट्ठे होकर ये अपने प्रोड्यूस को आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए बार्गेन कर सकते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि इन्हें कम प्राइस पे करेगा इनके प्रोडक्ट के लिए। तो वही कोऑपरेटिव फार्मिंग होने लगी। फार्मर्स मिलके अपने प्रोड्यूस को मार्केट के अंदर सेल करने लगे ताकि ये मार्केट के अंदर इजीली बार्गेन कर सके, ताकि ये अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करके। तो ये क्या थे? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अबॉल्यूशन ऑफ
ऑफ इंटरमीडियरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। एंड लास्ट आता है हमारा जनरल रिफॉर्म्स। देखो जनरल रिफॉर्म्स कौन से थे? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सरकार ने भी बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा और आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन डेवलप करे गए, क्योंकि कब तक ऐसा चलेगा कि हम लोग भाई रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, रेनफॉल नहीं होती तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा है और इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करा, अपग्रेड करा है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर सके, वो बैकवर्डनेस से बाहर निकले। सेकेंड इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। भाई फार्मर्स को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, फार्मर्स को भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है। फार्मर ने सीड सो करे, अब वो सीड्स को हार्वेस्ट करेगा 6-7 महीने बाद में, तो ये जो 6-7 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, इसके बीच में फार्मर्स को मैन्योर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फसल के अंदर कोई डिजीज हो गई है, कुछ कीड़े वगैरह लग गए हैं तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस बीच में बेचारा फार्मर कहाँ से पैसे लेकर आए? सारा पैसा तो उसने बीज लेकर आने में लगा दिया, सीड सो कर दिए, अब उसके पास में पैसा कब आएगा? जब वो उन्हें हार्वेस्ट करके मार्केट में बेचेगा। तो इसके बीच में भी फार्मर को मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फार्मर्स की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रेडिट के लिए चीजें, बहुत सारे बैंक्स वगैरह एस्टैब्लिश करे। फॉर एग्जांपल रीजनल रूरल बैंक्स, नाम याद रखने हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ताकि जो फार्मिंग के अंदर लोग इंगेज्ड हैं रूरल एरियाज के अंदर, उन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाए चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट की रेट भी कम हो। रूरल डेवलपमेंट बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स भी बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर खोले गए हैं गांवों के अंदर, ताकि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराया जाए वही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और सबसे मेन नाबार्ड, NABARD, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या है? एक नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था 1982 के अंदर। इसका मेन काम वही है, रूरल एरियाज के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या जो भी लोग रूरल एरियाज के अंदर कोई और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना, उनके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना उनको। तो ये पूरा सेंट्रल लेवल पर मैनेज करता है नाबार्ड, कि कंट्री के अंदर जितने भी रूरल एरियाज के अंदर लोग रह रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एंगेज्ड हैं, उन्हें चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराया जाए। थर्ड इज रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। इनके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेटअप करे गए हैं फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स वहां पर अपने प्रोडक्ट को बेच सके, उन्हें एक अच्छा खासा अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस मिल सके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज की भाई बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के अंदर, कलेक्टिवली फार्मर्स इकट्ठे होकर अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। और बहुत सारे जब फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बार्गेन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक मनचाही प्राइस पर मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, इसे एमएसपी भी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है फार्मर्स से कि भाई फार्मर्स, आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेचो, आपको जितनी प्राइस पर बेचना है अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचो। फिर भी अगर आपके पास में सरप्लस बच जाता है, सरप्लस रह जाता है, आप अगर कुछ प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाते, अगर अपनी क्रॉप्स को मार्केट में बेच नहीं पाते, तो ये सरप्लस रखा रखा खराब होएगा, आपको लॉस होएगा। उसकी बजाय हम जो गवर्नमेंट है, हम इस सरप्लस को खरीद लेंगे एक एग्रीड प्राइस पे, पहले से एक प्राइस डिसाइड कर ली जिसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस मिनिमम प्राइस पर हम आपसे खरीद लेंगे, ताकि भाई कुछ ना मिलने से तो अच्छा एक मिनिमम प्राइस पर हम खरीद लें, और गवर्नमेंट इसे फिर रखती है अपने पास में एज अ स्टॉक, कभी भी इमरजेंसी होती है तो गवर्नमेंट इस स्टॉक को यूज कर लेती है। यही बात समझ में, क्या समझे कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला आपका जितना भी प्रोड्यूस है आप उसे आराम से मार्केट के अंदर बेचो, जितने भी प्राइस पर आपको बेचना है, फिर भी अगर आपके पास में सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस को हम लोग खरीदेंगे, सरकार खरीद लेगी एक मिनिमम प्राइस पर, जिसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो भाई वही है कि कुछ ना मिलने से अच्छा एक मिनिमम प्राइस तो फार्मर्स को मिल जाती है, तो फार्मर्स एक अनसर्टेनिटी से बचते हैं। तो ये देख लिए हम लोगों ने हमारे रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम लोगों ने देखा HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हम लोगों ने देखा इंटरमीडिएरीज को अबॉलिश करा गया, रेंट पर कंट्रोल, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। और लास्ट में जनरल रिफॉर्म्स में 4 ही थे, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज,
क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, इनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड मार्केट बनाया गया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई ताकि फार्मर्स मार्केट के अंदर जाके अपने प्रोड्यूस को बेच सके अच्छे से बार्गेन करके एक अच्छी खासी प्राइस पर। और लास्ट इज मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी। बच्चे मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करना है। अब आ जाओ कि भाई ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए थे, जो अभी हम लोगों ने रिफॉर्म्स देखे, इनके क्या अचीवमेंट थे, इसकी वजह से हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया। तो देखो जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से हमें जो अचीवमेंट मिला था, जो रिजल्ट मिला था, वो इतना अच्छा मिला था, इतना इंप्रूवमेंट हुआ था हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर कि इससे एक स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अभी पीछे भी मैंने बताया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रेरियन रिफॉर्म्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। इन एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। फ्रॉम अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, रुकी हुई इकोनॉमी थी, जिसका जीडीपी भी बहुत कम था, जिसके अंदर ग्रोथ भी बहुत कम हो रही थी, एग्रीकल्चर हैज इमर्ज्ड टू बी अ डेवलपिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। वो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होने लगा, वो एग्रीकल्चर सेक्टर उस बैकवर्डनेस से निकलने लगा और उसकी ग्रोथ होने लगी। और ये अचीवमेंट्स इतने ज्यादा थे, इतने अच्छे थे कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन को दो फेस में स्टडी करते हैं। फेज 1 था मिड 60s से बात करते हैं, मिड 60s से मिड 70s के बीच की, मतलब ये समझ लो 1965 से 1975 तक की मैं बात कर रही हूं। ये था फेज 1। इस फेज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज कंफाइंड टू ओनली वीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ द कंट्री। देखो इस फेज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ऐसा कोई कमाल काम नहीं करा था। HYV सीड जो हम लोगों ने यूज करे, इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था। इसकी वजह से सिर्फ वीट और राइस की ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। क्या समझे, ड्यूरिंग दिस फेज ग्रीन रिवॉल्यूशन was confined to only wheat and rice growing areas of the country। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये सिर्फ वीट ग्रो करने वाले और राइस ग्रो करने वाले एरियाज तक ही सीमित था। मतलब इसकी वजह से प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ था बट सिर्फ दो ही क्रॉप्स का। कौन कौन सी क्रॉप्स, एक तो वीट और एक राइस। इट इंक्लूडेड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसकी वजह से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसकी वजह से सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन स्टेट्स के अंदर ही ग्रोथ हुई थी, क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर ही वीट और राइस ग्रो किया जाता था। लेकिन सेकेंड फेज जब आया मिड 70s से मिड 80s की मैं बात कर रही हूँ, 1975 से 1985 अप्रॉक्स आप समझ सकते हो, इस फेज के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, HYV सीड्स का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज, ये जो पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन था ये वाइड स्प्रेड हो गया, पूरी कंट्री के अंदर फैल गया। इट कवर्ड मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री, और इसने कंट्री के ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर कर लिया और बहुत सारी क्रॉप्स को कवर करा। मतलब समझ पा रहे हो कि शुरुआती के दिनों में तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर था ये सिर्फ दो ही क्रॉप्स पर देखने को मिला था, वीट और राइस के अंदर। तो उन्हीं एरियाज का डेवलपमेंट हुआ जहां पर वीट और राइस ग्रो किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो MP जैसी स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उड़ीसा, इन जगहों पर तो इसका असर देखने को ही नहीं मिला था। दोबारा नाम ले देती हूँ, लिख लेना, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उड़ीसा, इन स्टेट्स में तो इसका असर देखने को ही नहीं मिला था। बट सेकंड फेज जब आया 1975 से 1985 के बीच में, तब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये पूरी कंट्री के अंदर फैल गया। ऑलमोस्ट हर क्रॉप के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये वीट और राइस तक ही सीमित नहीं था, ये हर क्रॉप के अंदर हुआ और कंट्री के ऑलमोस्ट हर एरिया को इसने कवर कर लिया था। तो वही इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। तो हमारे अचीवमेंट्स क्या थे, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से, HYV सीड्स की हेल्प से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की हेल्प से, इन सब चीजों की हेल्प से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। प्रोडक्टिविटी में एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिला। वीट और राइस की सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई थी, अदर क्रॉप्स की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, जो एरिया कल्टीवेशन के काम में आ रहा था वो एरिया भी इंक्रीज हुआ। देखो पहले क्या होता था कि सीड सो करे, सोइंग और सीड्स हार्वेस्ट करे, इसके बीच में बहुत बड़ा टाइम गैप आ जाता है, जब 6-7 महीने का। बट जब HYV सीड्स यूज करे गए, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करे गए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ, हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग करना स्टार्ट करा, तो ये जो गैप था 6-7 मंथ्स का, ये गैप कम हो गया। अब फार्मर पूरे साल के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो करता था, वो एक नहीं वो 2 क्रॉप्स ग्रो करने लगा, क्योंकि ये टाइम गैप कम हो चुका था। तो वही एरिया अंडर कल्टीवेशन हमारा इंक्रीज हुआ, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया।
गया। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, अब प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लगा, पहले प्रोडक्शन इतना ही होता था कि फार्मर उसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले लेता था, अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो यूज में लेता ही है, फिर जो सरप्लस बचता है उसको मार्केट में भी सेल करता है। तो उसका जो आउटलुक था फार्मिंग के टुवर्ड्स वो चेंज हुआ। अब वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किस पर शिफ्ट हो गया, कमर्शियल फार्मिंग, कि भाई फार्मिंग करके जो उसने प्रोड्यूस करा है उसे वो मार्केट में सेल करता था, उसने फार्मिंग को बिजनेस बना लिया, तो इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक मैंने बता दिया, फार्मर्स का जो पहले आउटलुक था वो वही कन्वेंशनल था कि फार्मिंग करके अपनी फैमिली का पेट भरे, वो आउटलुक बदल गया। अब वो फार्मिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करने लगा, इससे वो कैश अर्न करने लगा और कैश क्रॉप्स भी ग्रो करने लगा। फॉर एग्जाम्पल जूट, कॉटन, इस तरह की क्रॉप्स ग्रो करने लगा। ये जो क्रॉप्स होती है वो एज अ रॉ मटेरियल काम में आती हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ताकि वहां से भी वो कुछ अमाउंट अर्न कर सके। लास्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। आज इंडिया जो है वो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में सेल्फ सफिशिएंट बन गया है फूड ग्रेन्स के अंदर। पहले हमें ये फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे अदर कंट्रीज से, हमारे पास में सफिशिएंट नहीं होते थे। फिर हम लोगों ने इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड ग्रेन्स के अंदर। आज हम लोग इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं कि अपना पेट तो भर ही लेते हैं, हमारी कंट्री का गुजारा तो चल ही जाता है। हम लोग बफर स्टॉक्स मेंटेन करके रखते हैं। बफर स्टॉक्स मतलब गवर्नमेंट कुछ स्टॉक्स मेंटेन करके रखती है ये फूड ग्रेन्स के, और फिर ये स्टॉक्स कब काम में आते हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब कोई नेचुरल हजार्ड्स वगैरह आ जाते हैं तब गवर्नमेंट इन बफर स्टॉक्स को यूज करती है। सो थैंक्स टू दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन की इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई, हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया। हम जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे थे आज कमर्शियल फार्मिंग पर आ गए हैं। हमारे फार्मर्स का फार्मिंग के टुवर्ड्स आउटलुक चेंज हुआ है, उनका नजरिया बदला है फार्मिंग के टुवर्ड्स, वो फार्मिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करने लगे हैं। और आज हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के अंदर, कि खुद तो कंज्यूम करते ही हैं, बहुत सारा हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैंने आपको बताया था हम लोग स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, कैशू नट्स एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जूट का, कॉटन का, इन चीजों का भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, टी का, कॉफी का, कि हम लोग खुद अपना पेट भर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बफर स्टॉक्स भी मेंटेन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ताकि हम उन्हें यूज कर सके। सो दीज वर द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बात यह आती है कि भाई ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसके अचीवमेंट्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए, इसके लिमिटेशंस क्या थे, इसकी कमियां क्या थी। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें गेन्स हुए, जो फायदे हुए, वर सिग्निफिकेंट, बिल्कुल वो सिग्निफिकेंट थे, बट नॉट सफिशिएंट, बट सफिशिएंट नहीं थे, उतने नहीं थे जितना हमारी कंट्री चाहती है। इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आ जाएगा लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनडायरेक्ट होगा तो आ जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो गेन्स थे वर सिग्निफिकेंट बट सफिशिएंट नहीं थे, इस बात को एक्सप्लेन करो। तो पहला है लिमिटेड क्रॉप्स। देखो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, अब देखो अचीवमेंट्स में हम लोगों ने तारीफ करी तो लिमिटेशंस के अंदर हम लोग बुराई करेंगे। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इट वाज बेसिकली कन्फाइंड टू 2 क्रॉप्स, ये 2 ही क्रॉप्स तक ज्यादा कन्फाइंड था, व्हीट और राइस तक। इसने प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करी थी बट बेसिकली सिर्फ 2 ही क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी थी, व्हीट और राइस की, बाकी क्रॉप्स पर उसका उतना असर देखने को नहीं मिला था। ये आपको लिमिटेशन में लिख कर आना है, भाई लिमिटेशन लिखना है तो बुराई करनी ही पड़ेगी चाहे कितने ही अचीवमेंट्स हो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो असर था वो हमें 2 ही क्रॉप्स पर देखने को मिला, व्हीट और राइस पर। इसकी वजह से व्हीट और राइस की ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, बाकी क्रॉप्स पर इसका इतना असर देखने को नहीं मिला। अनइवन स्प्रेड, तो भाई इसका जो असर था वो उन्हीं एरियाज पर हुआ जहां पर व्हीट और राइस ग्रो किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु। तो वही है जो व्हीट और राइस ग्रोइंग स्टेट्स थी उन पर तो इसका असर देखने को मिला। वही मैं कहती हूं मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उड़ीसा, ऐसी स्टेट्स पर इसका असर देखने को नहीं मिला। ऐसी स्टेट्स पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का ऐसा कोई असर नहीं हुआ। तो अनइवन स्प्रेड था, बराबर नहीं था। ये एरियाज तो ग्रो कर गए, वो एरियाज ग्रो नहीं कर पाए। थर्ड इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो HYV सीड्स काम में आते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स काम में आते हैं, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। जो स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स है वो इन चीजों को यूज नहीं कर पाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई बट इन चीजों का यूज सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाए, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो पैसे वाले फार्मर्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे। तो वही लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन ही ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये जो HYV सीड्स हैं, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इनका यूज कर पाए थे। स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स इन्हें यूज नहीं कर पाए और इसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिवाइड आ गया। भाई जो
लैंडलॉर्ड्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े फार्मर्स थे, वो तो डे बाय डे और रिच हो गए क्योंकि उन्होंने HYV सीड्स का यूज करा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करा, जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। वहीं जो बेचारे स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स थे, जो स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स आप बोल सकते हो, वो इन चीजों का यूज नहीं कर पाए, वो वही है, अभी भी पॉवर्टी के अंदर ही जी रहे हैं, वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो इसके हमारी कंट्री टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, एक तो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक बेचारे पुअर और फार्मर्स। तो इकोनॉमिक डिवाइड आ गया है हमारी कंट्री के अंदर, एक गैप आ गया। इसी के साथ में ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है वो और बता देती हूँ, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन? क्या इंडिया को एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? यस, वी नीड अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन। आवर प्रोडक्टिविटी इज लो एज कंपेयर टू अदर नेशंस, क्योंकि आज भी अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, आज भी अगर हम यूके से, चाइना से, इन देशों से कंपेयर करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। हमें एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। मोस्ट फार्मर्स स्टिल हैव टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर। आज भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो स्टिल रेनफॉल पर डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर उन्हें फेस करनी पड़ती है। बारिश हुई तो प्रोडक्शन हुआ, बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं हुआ। आर फूड ग्रेन स्टॉक आर एट अ पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी, और वही ये रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, तो जो हमारे फूड ग्रेन्स का स्टॉक है वो भी अनसर्टेन है। इतना स्टॉक नहीं है कि हम बहुत सारी अगर इमरजेंसीज आ जाए तो उन्हें यूज कर पाए। आजकल तो कंट्री के अंदर इमरजेंसी चलती रहती है, अभी जैसे कोविड वाली सिचुएशन आ गई, कहीं पर कोई नेचुरल हजार्ड आ गया, कोई नेचुरल प्रॉब्लम घट गई, तो भाई हमें ये फूड सिक्योरिटी चाहिए। बट हमारी कंट्री के अंदर आज भी ये फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक है वो अनसर्टेन है, एट अ पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वही ये परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सारे फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। फार्मर्स हैव टू फेस प्रॉब्लम इन मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस। स्टिल बहुत सारे फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो अपने प्रोड्यूस को इजीली मार्केट तक बेच नहीं पाते। वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन्हें यूज कर लेते हैं, लोकल मार्केट में बेच लेते हैं, लोकल मार्केट्स यानी जमींदार को बेच देते हैं। और तो और वो जमींदार से इतना उन्होंने उधार ले रखा है कि उन्हें उधार चुकाना पड़ता है, उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो वो ये क्रॉप्स दे के अपना उधार चुकाते हैं, अपना जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करी है ये क्रॉप्स दे के अपना प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहे, क्रॉप्स दे के इंटरेस्ट चुका रहे। तो इसी हिसाब समझ जाओ कि भाई अपने प्रोड्यूस को तो वो मार्केट में बेच ही नहीं पा रहे कि वो मनी अर्न कर सके, फार्मिंग को अपना बिजनेस बना सके। तो यस, वी नीड अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक बार फटाफट से छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बता दिया भाई जीडीपी के अंदर इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, वेज गुड्स सप्लाई करता है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल गुड्स जो मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स है, थ्रेशर्स है, उनकी डिमांड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों इंक्रीज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। और हमारी कंट्री के जो मेजर वेल्थ है, जो लैंड की फॉर्म के अंदर है, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर सरकार ने पैसा लगा रखा है, वो कौन से सेक्टर के अंदर है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी फीचर्स थे कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है, रेनफॉल पर डिपेंडेंसी है, हम लोग मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं कर रहे, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स ये शो करते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, बैकवर्ड और स्टेगनेंट। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? तो वही परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, फाइनेंस की कमी है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती, फार्मर्स के पास में स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स है, मार्केटिंग का सिस्टम उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। फिर इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से मेजर्स दिए? तो 3 तरह के रिफॉर्म्स थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टेक्निकल रिफॉर्म्स में 5 चीजें आ गई, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। देन सेकंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आया कि इंटरमीडिएरीज अबॉलिश करे गए, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। देन जनरल रिफॉर्म्स में एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और फिर अचीवमेंट्स क्या थे हमारे? तो वही बता दिया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ, हम सबसिस्टेंस फार्मिंग से कौन सी फार्मिंग पर आ गए? कमर्शियल फार्मिंग पर। फार्मर्स का फार्मिंग के टूवर्ड्स आउटलुक चेंज हुआ है और आज हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। लास्ट इसमें क्या कमियां रह गई? तो भाई इट वाज कन्फाइंड टू व्हीट एंड राइस ओनली, और इट वाज कन्फाइंड टू ओनली दोस एरियाज जहां पर व्हीट और राइस ग्रो किए जा रहे थे। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, MP, बिहार, यूपी, उड़ीसा जैसे स्टेट्स तो इसके अंदर आए ही नहीं। फार्मिंग पॉपुलेशन सिर्फ वही फार्मर्स इन फैसिलिटीज को यूज कर पाए जिनके पास में इतना पैसा था, जो अफोर्ड कर सकते थे, और इसी की वजह से हमारी कंट्री
के अंदर एक डिवाइड आ गया, जिसे इकोनॉमिक डिवाइड कहते हैं, कि कुछ फार्मर्स रिचर हो गए, कुछ फार्मर्स वैसे के वैसे पुअर रह गए। तो इसी के साथ में चैप्टर 3 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप जो लाइक करते हो, आप जो कमेंट मुझे देते हो, वो मुझे एक मोटिवेशन देता है एंड आई नीड दैट मोटिवेशन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, और जितना हो सके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पर देखो मैं मैक्रो पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको। इंडियन इकोनॉमी की भी आपके पास में वीडियोस आ रही है रेगुलरली, तो मैं इंडियन इको भी कंप्लीट कराऊंगी। बिजनेस स्टडीज भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, चैप्टर 1 2 3 हम लोगों ने कर लिया। और ऐसे ही अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं अकाउंटेंसी भी स्टार्ट करूंगी। बस वही है, मुझे आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि आप लोग हमारी इस फैमिली को इंक्रीज कर सको और मैं ऐसे ही मोटिवेट होके आप लोगों के लिए कंटेंट डाल सकूं। सो बस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।